गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं। और ये टॉपिक 12वीं बोर्ड के लिए, चाहे किसी भी स्टेट बोर्ड का हो, 12वीं बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सभी प्रकार के बोर्ड में, चाहे वो बिहार बोर्ड हो या यूपी बोर्ड हो या फिर हरियाणा बोर्ड हो या फिर आपका सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, यानी जो भी बोर्ड है सबके लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। और हमेशा यानी प्रत्येक साल लगभग इससे ऑब्जेक्टिव या शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए बिना देर किए हम समझते हैं कि विद्युत बल रेखा क्या है। तो पिछले वीडियोज में, पिछले लेक्चर में हमने आपको विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र तीव्रता के बारे में बताया था। तो विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु आवेश या आवेशों के समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र है जिसमें किसी दूसरे आवेशित कण को रखने पर उस पर बल लगता है। यानी विद्युत क्षेत्र में अगर दूसरा कण रखेंगे, दूसरा आवेशित कण रखेंगे तो उस पर बल लगता है। कौन सा बल? विद्युत बल। तो अगर उस विद्युत क्षेत्र में धनावेशित कण को रख दे तो क्या होगा? यदि विद्युत क्षेत्र में धनावेशित कण को रख दे तो क्या होगा? तो विद्युत क्षेत्र में धनावेशित कण को रखने पर विद्युत क्षेत्र के कारण विद्युत बल लगेगा। और जब विद्युत बल लगेगा कण पर तो आवेशित कण त्वरित होगा। त्वरित होने का मतलब है कि आवेशित कण गति करेगा और गति करने के लिए पथ चाहिए। तो विद्युत क्षेत्र में धनावेशित कण जिस पथ पर गति करेगा, जिस काल्पनिक पथ पर गति करेगा, उसी काल्पनिक पथ को हम लोग कहते हैं विद्युत बल रेखा। क्या कहते हैं? विद्युत बल रेखा। यानी अगर इसको स्पष्ट करें तो आपको इसकी परिभाषा मिल जाएगी। क्या? तो यदि किसी धनात्मक आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र में स्वतंत्र छोड़ दिया जाए या रख दिया जाए तो विद्युत क्षेत्र के प्रभाव के कारण धनावेशित कण जिस काल्पनिक पथ पर, ये काल्पनिक पथ सीधा भी हो सकता है और वक्र भी हो सकता है, तो जिस काल्पनिक पथ पर गति करता है उसी काल्पनिक पथ को विद्युत बल रेखा या फिर विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। तो आइए परिभाषा देखते हैं। विद्युत बल रेखा किसकी परिभाषा हम लोग पढ़ेंगे? विद्युत बल रेखा। तो क्या लिखे यहां पे? यदि किसी धनात्मक आवेश, यानी आवेश जो होना चाहिए कैसा होना चाहिए? धनात्मक। यदि धनात्मक आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र में स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो विद्युत क्षेत्र के प्रभाव के कारण, किसके कारण? विद्युत क्षेत्र के प्रभाव के कारण, विद्युत क्षेत्र के प्रभाव के कारण धनावेशित कण जिस काल्पनिक पथ, और देखो यहां लिख दिया है सीधा भी हो सकता है या वक्र भी, जिस काल्पनिक पथ पर गति करता है उस काल्पनिक पथ को विद्युत बल रेखा या विद्युत क्षेत्र रेखा कहा जाता है। कोई प्रॉब्लम? एकदम स्पष्ट है कि अगर धनावेशित आवेश को विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो उसमें बल लगेगा। अब बल लगेगा तो त्वरित होगा तो गति करेगा और गति करने के लिए पथ चाहिए, और जिस पथ पे गति करेगा उसी को कहते हैं विद्युत बल रेखा या फिर विद्युत क्षेत्र रेखा। अब प्रश्न उठता है कि विद्युत बल रेखा या विद्युत क्षेत्र रेखा हम लोग क्यों स्टडी करेंगे, इसका क्या यूज है? तो मुख्य रूप से अगर कहें तो विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र तीव्रता के परिमाण और दिशा को प्रदर्शित करता है। यानी इसको पढ़ने का मुख्य उद्देश्य है विद्युत क्षेत्र तीव्रता के बारे में जानकारी प्राप्त करना। तो विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र तीव्रता के
परिमाण और दिशा को प्रदर्शित करता है। तो इसको भी आप लिख लेंगे, यह विद्युत क्षेत्र तीव्रता के परिमाण और दिशा को प्रदर्शित करता है। अब कैसे करता है, इसकी क्या गुण है, विद्युत बल रेखाओं की क्या गुण है, क्या विशेषता है, अब इसकी चर्चा करते हैं। तो हम लोग हेडिंग देंगे विद्युत बल रेखा के गुण या विशेषता, यानी गुण या विशेषता, जिसको प्रॉपर्टी बोलेंगे हम लोग। तो इसके कुछ खास प्रॉपर्टी की चर्चा हम आज करेंगे। तो सबसे पहले कि विद्युत बल रेखा जो होती है अपने लंबाई के अनुदिश तन्य यानी तनाव में होती है। विद्युत बल रेखाएं हमेशा लंबाई के अनुदिश क्या होती है, तनाव में होती है। यानी नहीं समझे आप, आइए फिगर से समझते हैं। यानी विद्युत बल रेखाएं जो है वह जब भी होगी तो ऐसे होगी, अगर सीधा खींचेंगे तो इस प्रकार से, ये अपने लंबाई के प्रति क्या है, तनाव में है, एकदम तना हुआ है, तो लंबाई के अनुदिश क्या होगी, तनाव में होगी। अगर कर्व भी करे तो ये ऐसे होगा, देखिए ये कर्व है यानी वक्र है, ये क्या है, वक्र है, लेकिन वक्र में भी ये क्या है, अपने लंबाई के अनुदिश तना हुआ है। ठीक है, अगर आपको डाउट बन रहा होगा, सोच रहे होंगे तो बिना तना हुआ कैसे होगा, तो देखो अगर अपने लंबाई का अनुदिश तनाव में नहीं होता तो फिर ये ऐसे होता, तब ढीला ढीला ढाला, तो ये जो है रिप्रेजेंटेशन ये सही नहीं है। ये क्या है, ये सही नहीं, ये गलत है। यानी ऐसे विद्युत बल रेखाओं का निरूपण नहीं होता है। या अगर क्या है, जैसे वक्र है तो आप ऐसे ऐसे वक्र नहीं बना सकते हैं। विद्युत बल रेखाएं ऐसे वक्र नहीं होती है, ये रिप्रेजेंटेशन क्या है, गलत है। यानी विद्युत बल रेखाएं जो है हमेशा अपने लंबाई के अनुदिश क्या होती है, तनाव में होती है, यानी हमेशा तना हुआ होता है, टाइट होता है। ये सीधा भी हो सकता है, वक्र भी होता है। ठीक है, इशू ये नहीं है कि ये सीधा होगा या वक्र होगा, ये सीधा भी हो सकता है, वक्र भी हो सकता है। सबसे बड़ा इशू ये है कि ये ढीला ढाला नहीं होगा, यानी जब भी होगा तो अपने लंबाई का अनुदिश तन यानी तनाव में होगा। कोई डाउट, उम्मीद करते समझ गए होंगे। दूसरी पॉइंट है कि विद्युत बल रेखाएं जो है धनात्मक आवेश से उत्पन्न होती है। विद्युत बल रेखाएं कैसे आवेश से उत्पन्न होती है, धनात्मक आवेश से उत्पन्न होती है और ऋणात्मक आवेश पर समाप्त हो जाती है। इसका कहने का मतलब है कि विद्युत बल रेखाएं धनात्मक आवेश से बाहर की ओर निकलते हुए महसूस होगी और ऋणात्मक आवेश पर अंदर की ओर समाप्त होते हुए यानी अंदर प्रवेश करते हुए महसूस हो रही है। ठीक है, तो आइए इसका फिगर देखते हैं। ठीक है, और इसको मान लेते हैं धनावेशी। कैसे आवेश मान लेते हैं, धनावेशी। ये साइन क्या है, प्लस। तो इस पे जब विद्युत बल रेखाएं हम बनाएंगे तो ऐसे है। ठीक है, तो इससे क्या होती है, उत्पन्न होती है, तो यानी बाहर निकलती है। तो बाहर निकलने का एरो हम ऐसे रखेंगे, यानी ये धनात्मक आवेश के लिए, किसके लिए है, धनात्मक के लिए। ये एरो जो होगा ये बाहर की ओर होगा, एरो किधर होंगे, बाहर की ओर होंगे। कब, जब यहां पर पॉजिटिव आवेश होगा, यानी धनात्मक आवेश से विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखा उत्पन्न होती है। अब अगर यही हम बात करें यहां पर, कैसे ऋणात्मक कर देते हैं, निगेटिव। तो निगेटिव पे क्या होगा, अभी जस्ट बताएं, निगेटिव पे क्या होना चाहिए बोलिए। तो ऋणात्मक आवेश पर विद्युत बल रेखाएं समाप्त होती है, उसमें प्रवेश करते हुए महसूस होती है। तो इस पे ये कहां जाएगा, अंदर की ओर। ये डायरेक्शन कहां दिखाएंगे आप लोग, अंदर की ओर दिखाएंगे। ठीक है, अंदर की ओर। तो इतना स्पष्ट है। हाँ, जैसा कि कुछ स्टूडेंट का कहना होता है कि सर हम लोग नोट भी करते हैं, तो वो उतारने के लिए उसको टाइम चाहिए स्क्रीनशॉट के लिए, तो अभी आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर इसमें फिर भी कोई डाउट बनता है
तो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ऐसे उम्मीद करते हैं कि डाउट नहीं बननी चाहिए। इसकी और भी विशेषता है, आगे देखेंगे उसको। अब हम लोग तीसरा पॉइंट देखेंगे। तो आइए, तीसरा पॉइंट है, क्या है तीसरा पॉइंट? तो तीसरा पॉइंट है कि विद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, विद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता के दिशा को प्रदर्शित करता है। क्या करता है? विद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता के दिशा को प्रदर्शित करता है। नहीं समझे कैसे? आइए देखते हैं फिगर से। जैसे मान लेते हैं कि ये विद्युत बल रेखा को प्रदर्शित करने के लिए एक कर्व है। ये जो कर्व है किसको प्रदर्शित कर रहा है? विद्युत बल रेखा को। ठीक है, ये कर्व विद्युत बल रेखा को प्रदर्शित कर रहा है। अब जैसे मान लेते हैं 3 पॉइंट, यहां पे एक पॉइंट ले लेते हैं हम ए। क्या ले लिए? ए। यहां पे भी एक पॉइंट ले लेते हैं हम बी, और यहां हम लोग पॉइंट लेंगे सी। ठीक है, और ऐसा मान लिया जाता है कि इसमें जो विद्युत बल रेखा है उसकी दिशा ऐसे आगे की ओर थी। ऐसे। तो अगर ए बिंदु पर चाहिए कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता का दिशा किधर होगा, पार्टिकुलर पॉइंट ए पर हमको चाहिए कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता किधर होगा, तो कुछ नहीं करेंगे, इस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींच देंगे। तो इस बिंदु पर स्पर्श रेखा जो आपका होगा ऐसे होगा, और चूंकि विद्युत बल रेखा इस तरफ जा रहा है तो इसका डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा। समझ गया? अगर हम जानना चाहें कि बी पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का दिशा किधर होगा, तो यहां से स्पर्श खींच देंगे। ठीक है, अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि इधर होगा किधर, क्योंकि ये जो विद्युत बल रेखा है वो किधर जा रहा है? ऐसे जा रहा है। हम ये जो डायरेक्शन माने हैं वो इस तरफ माने हैं, तो यहाँ विद्युत बल रेखा इधर नहीं होगा, किधर होगा? तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता का दिशा यहाँ पर ऐसे होगा। ठीक है, क्लियर है? अगर यहां पे जानना चाहे तो समझ ही गए होंगे आप। ऐसे स्पर्श खींचते हुए लाइन खींच देंगे हम लोग, स्पर्श करते हुए, और ये हो गया यहां पे इसकी दिशा। समझ गए? तो विद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर क्या देता है? विद्युत क्षेत्र तीव्रता के दिशा को प्रदर्शित करता है। और जो चौथा पॉइंट है हम लोग का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बोर्ड क्लास में, बोर्ड एग्जाम में 2 बार 2 नंबर में पूछा गया है। क्वेश्चन था कि 2 विद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, क्यों? ये विद्युत बल रेखा या विद्युत क्षेत्र रेखा का विशेषता है, आपको बताना है क्यों नहीं करता है। तो हमने यहां स्टेटमेंट दिया है कि 2 या 2 से अधिक विद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, क्योंकि ऐसा होने पर प्रतिच्छेद बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता की एक से अधिक दिशाएं होगी, जो कि संभव नहीं है। आखिर एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा एक से अधिक संभव क्यों नहीं है? क्योंकि विद्युत क्षेत्र तीव्रता सदिश राशि है, और सदिश राशि का किसी बिंदु पर एक निश्चित दिशा होता है। सदिश राशि का बहुत खास गुण है कि उसकी एक निश्चित दिशा होती है, एक बिंदु पर एक ही दिशा होती है। तो जैसे मान लो कि हम 2 विद्युत बल रेखाएं अगर ले लेते हैं, जैसे एक ये हुआ और एक विद्युत बल रेखा ये हुआ। हमने कितनी विद्युत बल रेखाएं ले ली? 2, और दोनों को हम आगे की तरफ मान लेते हैं। ये किधर जा रहा है? बाएं से दाएं की ओर।
इस पॉइंट को सपोर्ट है हम ए मान लेते हैं। किसको? ये प्रतिच्छेद जहां पे दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, इस लाइन को हम क्या मान लिए? ए मान लिए। तो अगर हम इस वक्र को 1 मान ले और इस वक्र को 2 मान ले, तो वक्र 1 के लिए विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होगा? तो स्पर्श करते हुए खींचेंगे तो इसके लिए ऐसे हो जाएगा, इसी तरह होगा ना। अगर वक्र 2 के लिए कहे तो यहां से स्पर्श करते हुए ऐसे हो जाएगा। ठीक है भाई, तो कहने का मतलब है कि ये वक्र 1 के लिए विद्युत क्षेत्र तीव्रता का दिशा है, ए पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का दिशा है, और ये वक्र 2 के लिए ये विद्युत क्षेत्र तीव्रता का दिशा है। तो एक ही पॉइंट पर यानी ये वेक्टर का कितना दिशा हो गया? 2। तो क्या यह संभव है किसी भी सदिश राशि का एक ही बिंदु पर एक से अधिक दिशाएं होगी? नेवर, कभी नहीं होगी। इसीलिए 2 या 2 से अधिक विद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। अब कहोगे सर ये तो 2 के लिए हुआ, 3 होता तो 3 खींचते तो यार 3 दिशाएं हो जाती, 4 खींचते 4 दिशाएं हो जाती। तो जब 2 ही नहीं होगा तो 3, 4, 5 संभव ही नहीं है। तो ये जो 2 पॉइंट है ये समझ गए। अब इससे हम अगले पॉइंट को पढ़ेंगे। ठीक है, अब पढ़ेंगे पॉइंट 5, 6, 7 जो भी पॉइंट होंगे उसको हम लोग नंबर देके धीरे धीरे पढ़ेंगे। और अब हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 5 देखते हैं, यानी गुण नंबर 4। तो गुण 4 है विद्युत बल रेखाओं की संख्या आवेश के परिमाण के समानुपाती होती है। क्या चौथा पॉइंट? विद्युत बल रेखाओं की संख्या आवेश के परिमाण के समानुपाती होती है। क्या है इसका मतलब? इसका मतलब है कि आवेश का परिमाण जितना अधिक होगा उससे विद्युत बल रेखाएं उतना ही अधिक उत्पन्न होगी। जैसे अगर 2 आवेश ले ले हम, एक पे मान लेते विद्युत बल रेखाओं की संख्या 8 है और एक पर विद्युत बल रेखाओं की संख्या 16 है, तो अगर ये पूछा जाए कि दोनों में आवेश का परिमाण किसका अधिक होगा, तो ज्यादा विद्युत बल रेखाएं किस पे है? 16 वाले। तो 16 वाले का परिमाण भी अधिक होगा। आइए इसको फिगर से क्लियर कर देते हैं। मान लेते हैं एक आवेश ये हुआ और एक आवेश ये हुआ। ठीक है, और दोनों को हम पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं। दोनों को कैसे चार्ज लेते हैं? पॉजिटिव चार्ज। दोनों को पॉजिटिव चार्ज लेते हैं तो इससे भी विद्युत बल रेखाएं उत्पन्न होगी और विद्युत बल रेखाएं इससे भी उत्पन्न होगी। दोनों ही आवेश से विद्युत बल रेखाएं जो होगी उत्पन्न होगी, यानी विद्युत बल रेखाओं का दिशा किधर होगा? बाहर की ओर। अब इसके लिए देखते हैं। देखिए, अब जैसा कि फिगर में 2 आपके सामने है, तो यहां पे देखें तो विद्युत बल रेखाओं की संख्या 4 है और यहाँ पे 8 है। तो अगर इसको हम कर दें, इसके आवेश को अगर हम Q1 मान लें और इसके आवेश को Q2 मान लें, तो आप Q1 और Q2 में क्या संबंध बता सकते हैं? तो पहला ये कि अगर हम आपसे पूछे कि क्या Q1 और Q2 बराबर होगा, क्या बोलोगे? नहीं, Q1 और Q2 बराबर नहीं होगा। अगर हम आपसे पूछे कि क्या Q1 Q2 से बड़ा होगा, तो चूंकि Q1 पर विद्युत बल रेखाओं की संख्या 4, इस पे 8 है, तो ये भी कथन गलत है। कौन सही होगा? तीसरा पॉइंट देखते हैं, नीचे जगह नहीं है इसलिए यहां लिख रहे हैं। अगर मान लो ऐसे होता है Q1 लेस देन Q2, यानी Q2 का मान Q1 से बड़ा है, तो फिर इसको बोलेंगे हम लोग हाँ, ये कथन जो है इसके लिए क्या है? सही है। समझ में? चलिए, अब 6 पॉइंट है, 6ठा नंबर पॉइंट है कि विपरीत प्रकृति वाले आवेशों से उत्पन्न विद्युत बल रेखाओं में क्या होता है? आकर्षण होता है। विपरीत प्रकृति वाले आवेशों से उत्पन्न विद्युत बल रेखाओं में क्या होता है? आकर्षण होता है। ये तो आप पहले से भी जानते हैं, प्लस माइनस में क्या होता है? आकर्षण।
तो उनसे उत्पन्न विद्युत बल रेखाओं में भी क्या होगा, आकर्षण। और इसके विपरीत जब दोनों प्लस प्लस होगा या दोनों माइनस माइनस तो प्रतिकर्षण, यानी समान प्रकृति के कारण जो विद्युत बल रेखा उत्पन्न होगी उनमें क्या होगा, प्रतिकर्षण। तो इसको भी हम फिगर से समझ सकते हैं। आइए समझ लेते हैं। विपरीत प्रकृति लेना है तो मान लो हम यहां पे ले लिए प्लस और हमने यहां पे ले लिया माइनस, ठीक है, एक प्लस और एक हमने ले लिया माइनस, दोनों का प्रकृति विपरीत हो गया, एक प्लस दूसरा माइनस। तो इससे जो विद्युत बल रेखाएं निकलेगी उनके बीच क्या होगा, आकर्षण। यहां से जो विद्युत बल रेखाएं निकलेगी ये जाके इसके संपर्क में आएगा, और जो ऐसे निकलना चाहेगा वो दूर, ऐसे दूर जा रहा है तो ये इसको आकर्षित करेगा तो अपनी तरफ खींचेगा, तो ये ऐसे न जाकर ऐसे हो जाता है, यानी उनके बीच क्या हो जाता है, आकर्षण। इसको आकर्षित करेगी तो यहां जो विद्युत बल रेखा है अब वो ऐसे हो जाएगी, ठीक है। अगर और विद्युत बल रेखा है तो ये ऐसे जो जाता है ऐसे से, उसको ये अपनी तरफ खींच लेगा, अब ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं आप। और अगर लाइंस बनाए तो ये ऐसे हो जाएंगे, ऐसा। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये विद्युत बल रेखा आकर्षण को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी एक प्लस और दूसरा माइनस है। एक यहाँ पे क्या है, प्लस और दूसरा है माइनस। फिर यहां से ये जो इधर जाता वो भी हल्का इसकी तरफ घूमने लगेगा क्योंकि आकर्षण है यहाँ पे, समझ गए आप, ऐसे। ये इधर से बाहर की तरफ, क्योंकि धन आवेश है, प्लस है, तो ये बाहर की तरफ होगी, और ये चूंकि माइनस लिए थे इसलिए यहाँ पे आकर्षण दिखाना होगा हमको। तो अगर इस तरह का फिगर होगा तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आकर्षण को, समझ में आया। अब यहाँ पे कि समान प्रकृति वाले आवेशों से उत्पन्न विद्युत बल रेखाओं के बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। तो यहां पे भी चलिए एक फिगर ले लेते हैं, इसको भी प्लस, इसको भी प्लस, ठीक है। तो जब दोनों को प्लस लेना है ये ऐसे डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि ये संपर्क में नहीं आना है। तो यहां से जो ऐसे जाएगा, अब ये दोनों संपर्क में नहीं आएंगे, थोड़ा सा दूर ही रह जाएगा, ठीक है। अब ये जो निकलेगा, ये जो ऐसे उसमें आकर्षण होता था और सीधे ऐसे जाना चाहिए था, तो अगर आकर्षण होता तो इधर नीचे झुक जाता। अब चूंकि दोनों प्रतिकर्षण है तो इसको ऐसे बना देंगे, ठीक है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, प्रतिकर्षण को, ये ऐसे, ठीक है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रतिकर्षण को। इससे जो निकलेगा ऐसे, यानी संपर्क में नहीं आना चाहिए, ऐसे नीचे आता है घूम जाएगा, ये कभी संपर्क में नहीं आना। फिर ऐसे 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 ऐसे, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्रतिकर्षण को, ठीक है। ये प्रतिकर्षण को और ये आकर्षण को। कोई प्रॉब्लम, चलिए अब पॉइंट नंबर हम लोग देखेंगे, कितना देख लिए, 7 देख लिए, और देखते हैं थोड़ा बहुत और विशेषता है उसको भी देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसको कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर थोड़ा सा हट जाते तो स्क्रीनशॉट हम लोग ले लेते फिर उसको लिख लेते, तो अगर नोट बना लेंगे तो याद करने में आसानी होगी। चलिए बहुत अच्छा। और अब देखते हैं पॉइंट नंबर 8। तो क्या है पॉइंट नंबर 8, तो पॉइंट नंबर 8 है समान दूरी पर खींची गई समांतर विद्युत बल रेखाएं समरूप विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। अगर बराबर दूरी पे रहे और समांतर में रहे तो वो कैसे क्षेत्र को प्रदर्शित करेगा, समरूप विद्युत क्षेत्र, यानी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। हाँ, इसके विपरीत अगर समान दूरी पर नहीं हुआ और फिर समांतर है लेकिन समान दूरी पर नहीं है तो उसको बोलेंगे असमरूप विद्युत क्षेत्र। और समांतर भी नहीं है,
यानी दूरी भी बराबर नहीं है, तो उसको भी बोलेंगे असमरूप। समरूप विद्युत क्षेत्र का रिप्रेजेंटेशन एक ही होगा जब वो समांतर भी होगा और उनके बीच की दूरी भी बराबर होगी। तो आइए एग्जांपल से देखते हैं। मान लेते हैं पहला एग्जांपल है मेरा ऐसे, देखिए जैसा कि अगर आप इसको देख पाएंगे तो ये सभी एक दूसरे के क्या है, समांतर है, और इनके बीच का दूरी जो देखिएगा लगभग देखने से लग रहा है कि ये दूरी बीच का क्या है, सब देखने से भी लग रहा है कि बराबर है, यानी सबको हमने क्या मान लिया, डी। तो अगर ये सब बराबर है बीच की दूरी और सब एक ही दिशा में जा रहे हैं, समांतर भी है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, किसको प्रदर्शित कर रहा है, ये समरूप विद्युत क्षेत्र को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, समरूप विद्युत क्षेत्र को। ठीक है, अगर ऐसे रहता, अगर ऐसे होता, जैसे मान लीजिए कि ये जो विद्युत बल रेखाएं हैं ये समांतर है, अगर ऐसे होता ये विद्युत बल रेखाएं जो है समांतर है, जैसे ये दो विद्युत बल रेखाएं समांतर हो गई। अब इनके बीच की दूरी जो है उसको नियत नहीं रख रहा है, यानी समांतर तो है लेकिन बीच की दूरी जो है वो बराबर नहीं ली है। तो हम आपको अभी जस्ट पॉइंट में बताए हैं, इससे पहले डिस्कस कर रहे थे कि समरूप होने के लिए समांतर भी होना चाहिए और उनके बीच की दूरी भी बराबर होनी चाहिए। लेकिन इस फिगर की अगर हम बात करें तो इसमें समांतर तो है लेकिन बीच की जो दूरी है वो बराबर नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ये समरूप विद्युत क्षेत्र नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, असमरूप विद्युत क्षेत्र। ये क्या हो गया, असमरूप विद्युत क्षेत्र। इसको क्या बोलेंगे, असमरूप विद्युत क्षेत्र। ठीक है, अब इसके अलावा भी अगर कोई फिगर बना दे, जैसे ऐसे दिख रहा है यहाँ पे, चलो एक फिगर और लेते हैं, जैसे मान लो ऐसे दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। अब इसको भी हम क्या बोलेंगे, अगर ऐसे भी कहते हैं तो इसको भी क्या बोलेंगे, ये भी है असमरूप, क्या है, असमरूप विद्युत क्षेत्र। यानी ये जो विद्युत बल रेखाएं हैं ये कैसे क्षेत्र को प्रदर्शित करेंगे, असमरूप। समरूप एक ही कंडीशन में होगा, कब, जब विद्युत बल रेखाएं समांतर भी हो और उनके बीच का दूरी भी बराबर हो। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, किसी अनुप्रस्थ काट से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या विद्युत क्षेत्र तीव्रता के परिमाण के समानुपाती होती है। मान लीजिए किसी पॉइंट पे एक हम एरिया लेते हैं और उस एरिया से जितना अधिक विद्युत बल रेखाएं गुजरेगी वहां पे विद्युत क्षेत्र तीव्रता का परिमाण भी उतना ही अधिक होगा। अगर एरिया से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या कम होगी तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का परिमाण भी कम होगा। यानी इसको हम ऐसे समझ सकते हैं फिगर से, जैसे मान लेते हैं इस तरह से, आइए देखते हैं, जैसे ये है, ये विद्युत बल रेखाएं बना रहे हैं हम, ये विद्युत बल रेखा है, ये समरूप नहीं ले रहे हैं, फैलते हुए ले रहे हैं, यानी जो आगे जाके जिसमें फैलाव हो रहा है ऐसे। ठीक है, आराम से फिगर को बना लेंगे। अब इसमें हम 3 पॉइंट ले लेते हैं, एक पॉइंट यहां जिसको हम ए मान लेते हैं, एक पॉइंट यहां इसको बी मान लेते हैं और एक पॉइंट यहां इसको सी मान लेते हैं। और तीनों पॉइंट पे एक निश्चित अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल लेते हैं, तीनों जगह बराबर एरिया का, ऐसे। ठीक है, तीनों जगह बराबर एरिया का। अब देखो लगभग बराबर एरिया हो गया। अब यहां पे चेक करते हैं हम, सपोजेड ए बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता को मान लेते हैं ई है और बी बिंदु पर मान लेते हैं ई बी और यहां पे मान लेते हैं ई सी, तीनों पॉइंट मान लिए। अब क्या है कि अगर हम यहां पे देखें ई ए, ई बी और ई सी, तो किसका परिमाण ज्यादा हो गया, क्या सब बराबर होंगे, नहीं। अगर समरूप विद्युत क्षेत्र में तीनों पॉइंट को लेते तब सभी के परिमाण बराबर होते, लेकिन ये असमरूप विद्युत क्षेत्र का फिगर है तो हर जगह बराबर नहीं होगा। तो फिर बराबर नहीं होगा तो क्या संबंध है, इसमें अधिक कौन होगा या फिर कम कौन होगा, तो अधिक कौन होगा। तो देखो ए वाला जो एरिया है, यहां से गुजरने वाले विद्युत बल रेखाओं की संख्या कितनी है, कितनी है बोलो, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 गुजर रहा है, बी से कितना गुजर रहा है 5 और सी से कितना गुजर रहा है मात्र 3। तो
तो जिस एरिया से ज्यादा विद्युत बल रेखा गुजरेगी वहां पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता अधिक होगा। तो सबसे अधिक कहां पर होगा? ए पर। लिख देंगे यहां पे ई ए, उसके बाद होगा बी पर और सबसे कम होगा सी पर। ठीक है, और ये आपका रिजल्ट हो गया। यानी जहां पर ज्यादा विद्युत बल रेखा गुजरेगी वहां पे एरिया भी, वहां पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता भी क्या होगा? अधिक होगा। देख लीजिए। और अब आपको लिखने का समय मिल गया होगा या फिर स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे आप। तो अब आपसे हम यही कहेंगे कि अगर इसके बावजूद भी आपको डाउट बनता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर आप चाहते हैं कि वीडियो मेरा आप लगातार देखें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक्स करें और शेयर जरूर करें। ठीक है, और आज के लिए इतना ही रहेगा और अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक पर। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।